नमस्कार छात्राओं। आज की इस वीडियो में हम परिवार से संबंधित भारत में जो अन्य स्वरूप हैं और किस प्रकार से भारतीय परिवारों में परिवर्तन आया है इसके बारे में चर्चा करेंगे। विशेष रूप से हम बात करेंगे मुस्लिम परिवारों के बारे में, ईसाई परिवारों के बारे में और संयुक्त परिवार के किस प्रकार से स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है इसके बारे में। मुस्लिम परिवार जो है उसका आधार भी निकाह या विवाह ही होता है। मुस्लिमों के सामाजिक संगठन एवं जीवन का मुख्य आधार हम परिवार को मान सकते हैं। यहाँ पर भी परिवार पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय है, जहाँ स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है। परिवार का मुखिया सामान्यतः एक पुरुष ही होता है। हिंदुओं की भांति ही मुसलमानों में भी संयुक्त परिवार की परंपरा काफ़ी समय से व्याप्त रही है। कुरान ऐसे परिवार को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है जो कि सब पीढ़ियां एक साथ मिलकर रहे। जो वयोवृद्ध पुरुष होते हैं परिवार के, वो मुखिया माने जाते हैं और परिवार के सभी सदस्य उनके आदेशों का पालन करते हैं। चूंकि इस्लाम में एक पुरुष को 4 पत्नियां रखने की भी छूट है, इसलिए स्वाभाविक है कि कुछ परिवारों की जहाँ पर एक से अधिक पत्नी होती है, वहाँ पर परिवार के सदस्यों की संख्या अपेक्षाकृत और अधिक होती है। तो कुल मिलाकर 3 या 3 से अधिक जनरेशन्स साथ भी रह सकती हैं। उनका निवास सामान्य होता है, संपत्ति, आय, रसोई ये सब सामूहिक होती है, जो कि संयुक्त परिवार की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। परंतु समय और परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ साथ एकाकी परिवारों की संख्या भी इस्लाम धर्म में बढ़ी है। औद्योगिकरण, नगरीकरण और आधुनिकीकरण का जो प्रभाव पड़ा है, उससे एकाकी परिवार बढ़ रहे हैं। पुरुष प्रधान परिवार होता है, चाहे वो एकाकी हो चाहे वो संयुक्त परिवार हो। परिवार का मुखिया जो होता है वो एक पुरुष ही होता है। साथ ही सदस्यों की जो पारिवारिक स्थिति होती है उसमें असमानता होती है। जैसा कि हमने संस्तरण की बात की थी संयुक्त परिवार में, कि परिवार में आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर, अधिकारों के आधार पर असमानता होती है। किसी को अधिक सम्मान प्राप्त होता है, किसी को कम सम्मान प्राप्त होता है। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को अधिक आदर और अधिकार प्राप्त होते हैं। बड़ी आयु वालों को अधिक आदर एवं अधिकार प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से परिवार में सामंजस्य बनाने के लिए कर्तव्य एवं दायित्व की एक व्यवस्था बनी हुई होती है। बहुपत्नी प्रथा होती ही है, यानी एक से अधिक पत्नियां, 4 तक पत्नियां एक व्यक्ति रख सकता है। तो वो सभी बच्चे, सब परिवार के सदस्य, सब लोग एक साथ रहते हैं। परंतु स्त्रियों की स्थिति जो है मुस्लिम परिवारों में, जिसकी एक मेजर वजह ये भी है कि एक से अधिक पत्नियां हो सकती है, तो स्त्रियों की स्थिति थोड़ी निम्न होती है। उन्हें संपत्ति में भी उतने अधिकार प्राप्त नहीं होते, घर के डिसीजंस में भी इतने अधिकार प्राप्त नहीं होते। एक एज के बाद जब वो सास की उम्र की हो जाती हैं, या घर में जो वयोवृद्ध पुरुष है उसकी पत्नी जो होती है उसके पास फिर भी थोड़े बहुत अधिकार आ जाते हैं। अदरवाइज अशिक्षा के कारण, पर्दा प्रथा के कारण, क्योंकि पर्दा प्रथा मुस्लिम परिवारों की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। बुर्के के रूप में, या पूरा जो सर से पैर तक वो अपने आप को ढके रखते हैं, वो एक सेपरेशन के कारण परिवार में उनकी स्थिति उतनी खुलकर सामने नहीं आती, या उतना उन्हें अधिकार प्राप्त नहीं होता। वो पुरुषों से खुलकर बात नहीं कर सकती, अन्य पुरुषों से वो बिल्कुल बात नहीं कर सकती। मुस्लिम परिवारों में घर में भी कुछ इस प्रकार की व्यवस्था होती है जिसमें जनान खाना और मर्दान खाना। जनान खाना यानी वो स्थान जहाँ पर स्त्रियां रहे, और मर्दान खाना वो स्थान जहाँ पर कि पुरुष रहे। तो घर का जो अहाता होता है, चौक होता है, उसमें पुरुष रहते हैं और घर में चिक्स डले हुए होते हैं, पर्दे डले हुए होते हैं, उनके पीछे महिलाएं रहती है। तो उनका जो सामाजिक जीवन है महिलाओं का, वो बहुत पिछड़ा हुआ होता है। अशिक्षा होती है, उतना प्रॉपर केयर उनकी नहीं हो पाती, और जल्दी शादियां भी हो जाती है, एक से अधिक शादियां भी होती है पुरुषों की, जिसके कारण उनकी सेकेंडरी पोजीशन हो जाती है परिवार में। तो ये एक समस्या मुस्लिम परिवारों के साथ है। परिवार का आधार जो है वो धार्मिक होता है, क्योंकि मुस्लिम परिवारों में कुरान में जो नियम बताए गए हैं उसके आधार पर चलना उचित माना जाता है। कुरान के आदेशों को जो पालन करता है, ये माना जाता है कि वो अल्लाह को बहुत पसंद है, या अल्लाह उसे बहुत चाहते हैं। बहुत सारी जो भी डे टू डे की गतिविधियां होती है,
उसमें नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, हज करना, ये सारी गतिविधियाँ परिवार को एक दूसरे से जोड़ती है और अपने पारस्परिक कर्तव्य एवं दायित्वों के प्रति जागृत करती है। इसके अलावा भी कुछ संस्कारों की बहुत प्रधानता होती है, जैसे सतवा, अकीका, चिल्ला, बिस्मिल्लाह, खतना, निकाह और मैयत। इस प्रकार के संस्कार हर मुस्लिम परिवार में हम देख सकते हैं। कुल मिलाकर मुस्लिम परिवार जो है वो परंपरावादी हैं, सामान्यतः परंपरावादी हैं। उनकी भाषा, रीति रिवाज, खान पान, जीवन पद्धति, ये सब जो सांस्कृतिक परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हुई है, उनको बनाए रखते हुए उनमें परंपराओं का विशेष स्थान दिया गया है। ईसाई परिवार की जब हम बात करते हैं तो ईसाई परिवार हिंदू परिवारों या मुस्लिम परिवारों से हम मान सकते हैं कि थोड़े आधुनिक हैं, उनकी विचारधारा थोड़ी खुली हुई है, क्योंकि हमें पता है कि ईसाई धर्म भारत में ब्रिटिशर्स के साथ आया था और ब्रिटिशर्स जो हैं वो प्रारंभ से ही हमारे कंपैरिजन में या भारतीय संस्कृति की कंपैरिजन में बहुत आधुनिक थे, खुले विचारों के थे। तो वही प्रभाव ईसाई परिवारों पर हम देख सकते हैं। ईसाई परिवार भी विवाह संबंध पर ही आधारित है। परिवार में वंश नाम जो है वो भी पितृवंशीय व्यवस्था के आधार पर चलता है। कुछ जो ईसाई परिवार हैं, जैसे मलाबार के हमने डिस्कस किए थे, वहाँ पर मातृवंशीय वंश नाम की भी परंपरा है। परंतु परिवार की जो व्यवस्था है वो ईसाई परिवार की वो हिंदू परिवार या मुस्लिम परिवार से थोड़ी डिफरेंट है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था तो है, परंतु परिवार का एक तो आकार छोटा होता है, यानी संयुक्त परिवार की अपेक्षा एकाकी परिवार जो है, जिसमें पति पत्नी और अविवाहित बच्चे सम्मिलित होते हैं, उनकी संख्या ईसाइयों में अधिक है। सम्मिलित आय नहीं होती, यानी हर परिवार अपनी यूनिट के लिए कमाता है और उसी पर खर्च करता है। उनकी आपस में एक दूसरे के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, यानी पिता की पुत्र के विवाह के बाद पुत्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, पिता की अलग है। आपस में भाइयों की आपस में कोई सम्मिलित संपत्ति या इनकम नहीं होती, वो सब अपना अपना खर्चा स्वयं उठाते हैं। इसके कारण व्यक्तिवादिता भी ईसाई परिवार में हम ज़्यादा देख सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण परिवारों के हितों को महत्व न देकर वो व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को अधिक महत्व देते हैं और व्यक्तिवादी विचारों से उनकी जो विचारधारा है वो ओतप्रोत रहती है और अपने ही परिवार के प्रति उनकी महत्वाकांक्षाएं बनी रहती है। परंतु स्त्रियों की स्थिति को अगर हम देखें तो ईसाई परिवार में वो पुरुषों के बराबर मानी गई है। पुरुषों के बराबर उन्हें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक हर प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। शिक्षा का अधिकार है, घूंघट या पर्दा प्रथा जैसी कोई प्रथा नहीं है। यानी कुल मिलाकर महिलाओं को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के, अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की आज़ादी ईसाई परिवार में मिलती है और समानता पर भी आधारित होता है परिवार। यानी यद्यपि पितृसत्तात्मक होता है, लेकिन परिवार के मुखिया के रूप में पिता जो है वो अपने आदेशों को दूसरों पर ज़बरदस्ती थोप नहीं सकता। एक निरंकुश शासक के रूप में वो कार्य नहीं कर सकता। किसी भी पारिवारिक मामले में स्त्रियों और बच्चों को भी महत्व दिया जाता है। उनकी राय, उनका विचार, उनके निर्णय, उन सब में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कुल मिलाकर ईसाई परिवार को अगर हम देखते हैं तो हिंदू परिवार या मुस्लिम परिवार के कंपैरिजन में उसमें अधिक स्वतंत्रता है, अधिक आज़ादी व्यक्तियों को सबको प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे परिवार के स्वरूप में किस प्रकार से परिवर्तन आ रहा है। यानी भारतीय समाज का जो हमने पहले बात की थी कि संयुक्त परिवार जो है वो भारतीय समाज की एक बहुत महत्वपूर्ण विलक्षणता है, जो कि किसी अन्य समाज में इस तरीके से नहीं देखा जा सकता, जिसमें हम की भावना हो, समूह के प्रति यानी अपने परिवार के प्रति समर्पण की भावना हो, बड़ों के आदर की भावना हो, मिली जुली प्रॉपर्टी हो, मिली जुली पूजा, रसोई, ये सारे चीज़ें व्याप्त हो। इस प्रकार की परंपराएं भारत में ही देखी गई है। परंतु समय के साथ साथ में, जैसा कि हमें पता है कि भारतीय संस्कृति ने हमेशा एडाप्टेशन को अपनाया है, यानी कोई भी नई चीज़ आती है तो उसे हम अपने तरीके से अपने आप में समाहित कर लेते हैं। तो परंपरागत भारतीय जो परिवार है उसके स्वरूप में भी परिवर्तन आया है, चाहे वो हिंदू परिवार हो, मुस्लिम परिवार हो या ईसाई परिवार या किसी भी प्रकार के कोई भी परिवार हो। विशेष रूप से संयुक्त परिवार जो हैं उनमें
विघटन का समय हम देख रहे हैं, यानी उतनी संख्या में संयुक्त परिवार अब नहीं है, उनमें विघटन हो गया है, उनका स्वरूप परिवर्तित हो गया है। उसके पीछे बहुत कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। आधुनिकता के साथ साथ में जिस प्रकार से भारत में औद्योगिकरण और नगरीकरण बढ़ा है, साथ ही साथ पाश्चात्य शिक्षा, संस्कृति और विचारधारा का प्रभाव पड़ा है, उन सब के कारण परिवार के स्वरूप और परिवार से संबंधित मान्यताओं में बहुत से परिवर्तन वर्तमान समय में देखे जा सकते हैं। औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए नए औद्योगिक कारखाने और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हुई है, जिसके कारण ग्रामीण उद्योग धंधे जो हैं उन पर बहुत गहरा असर पड़ा है। परिवार जो पहले एक उत्पादन की इकाई था, वो अब उत्पादन की इकाई नहीं रहा है। लोग गांव छोड़कर काम की खोज में, नए व्यवसाय की खोज में, नई जॉब्स के लिए शहरों में आने लगे हैं। जाहिर सी बात है कि इसमें परिवार की एकता टूटती है, क्योंकि संयुक्त परिवार जो है वो कृषि व्यवस्था पर, कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित थे। अब कृषि में भी मशीनों का प्रयोग होने लगा है, यानी जो काम परिवार के 10 या 20 लोग मिलकर एक साथ करते थे, अब इतने लोगों की वहां पर आवश्यकता नहीं है। वो लोग धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं नगरों की तरफ। नगरों में औद्योगिकरण और यातायात के नवीन साधन हैं, रेलवेज का विकास हो गया है, सड़कें और यातायात और संदेश के जो साधन हैं वो तीव्र गति से विकसित हो रहे हैं। यहाँ पर नई जो जॉब्स हैं उसमें संयुक्त परिवार की एक एक इकाई, यानी संयुक्त परिवार में जैसे दादा दादी के साथ में बेटे बहू, 2-3 बेटे बहू रहते हैं, तो हो सकता है उनमें से कोई एक बेटे बहू या 2 बेटे बहू गांव छोड़कर शहरों में किसी नौकरी के लिए आ जाते हैं। पहले बेटा आता है, उसके बाद वो वहां पर अपना एक मकान ढूंढता है, क्योंकि मकानों के किराए अधिक हैं, रहने की जगह की कमी है, तो वो अपनी जो पर्सनल यूनिट है, यानी अपनी पत्नी और अपने अविवाहित बच्चे, उन्हें लेकर शहर में शिफ्ट हो जाता है। तो एक नई प्रकार की जो व्यवस्था है वो डेवलप होती है कि संयुक्त परिवार में से एक एक एकाकी परिवार की यूनिट निकलकर बाहर आने लगी है। इसके कारण परिवार के स्वरूप में परिवर्तन हम देख सकते हैं। फिर नगरीय संस्कृति का उस पर गहरा असर होता है। व्यक्तिवादिता, भौतिकवादिता, प्रगतिवादी विचारधारा, इन सब के कारण परिवार के स्वरूप में परिवर्तन आता है। परिवार से संबंधित जो मान्यताएं हैं लोगों की, उसमें बहुत अधिक परिवर्तन आता है। स्त्रियों की जो विचारधारा गांव में रहती थी तब थी, और शहरों में आने के बाद वो परिवर्तन हो जाती है। जो ग्रामीण पर्यावरण है उसके कंपैरिजन में शहर का सामाजिक आर्थिक पर्यावरण जो है वो अधिक गतिशील होता है, और परिवार में जो एक मेल जोल या समर्पण की भावना होती है, सहयोग की भावना होती है, उसमें परिवर्तन आता है। इसी प्रकार पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव पड़ा है हमारे देश पर, हमारे देश की संस्कृति पर, मूल्यों पर, उसके कारण व्यक्तिवादिता, उपयोगितावाद और स्वयं के बारे में सोचना, इन सारी चीज़ों का असर हम अपनी सभी सामाजिक संस्थाओं पर देख सकते हैं, और विशेष रूप से परिवार पर, परिवार के स्वरूप पर इसका गहरा असर हुआ है। इसके अलावा जो कानून बने हैं समय समय पर, जो सामाजिक कानून बने हैं, 1929 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बना, बाल विवाह निरोधक अधिनियम बना। उसके अलावा आज़ादी के बाद हिंदू विवाह अधिनियम बना, जिसमें एक पुरुष को एक ही स्त्री से विवाह करना, एक विवाह वाली जो विचारधारा है उसका विकास हुआ, और साथ ही साथ विवाह विच्छेद के अधिकार भी दिए गए। इसके अलावा 1956 में जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बना, जिसमें बेटियों को, पत्नियों को भी पारिवारिक संपत्ति में उत्तराधिकारी बनाया गया। इन सब के कारण परिवार के स्वरूप पर बहुत गहरा असर पड़ा, यानी जो डिपेंडेंसी एक व्यक्ति या महिला अपने परिवार पर महसूस करती थी, उसमें धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि कानून बनते तुरंत ही, परंतु धीरे धीरे समय के साथ साथ में जैसे जैसे जागरूकता बढ़ी है, परिवार के स्वरूप पर सामाजिक जो विधान है, कानून है, उनका असर हम देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे व्यक्तिवादिता बढ़ती है, संपत्ति को लेकर, बच्चों को लेकर, स्त्रियों की छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत सारे झगड़े या तनाव की स्थिति, पारिवारिक द्वेष की स्थिति जो है वो संयुक्त परिवारों में बनती है, और धीरे धीरे एक एक यूनिट एकल परिवार के रूप में अलग होने लगती है। परिवार के कार्य भी अब घट गए हैं, क्योंकि पहले तो होता था कि परिवार ही, जो हमने संयुक्त परिवार की विशेषताओं में डिस्कस किया था, कि परिवार ही सभी चीज़ों का केंद्र था।
कोई सामाजिक गतिविधियां हो, मनोरंजन हो, बच्चों का लालन पालन हो, वो सारे काम परिवार में होते थे। दूसरी बात कि बहुत सारे जो काम हम करते थे संयुक्त परिवारों में, वो सब हाथों से होते थे। चाहे वो गेहूं पीसना हो, चाहे वो कोई मसाले कूटना हो, चाहे वो कपड़े धोना हो, चाहे घर के छोटे मोटे और दूसरे काम हो। अब वो सारे काम हमें रेडीमेड मिलने लगे हैं। यानी एक एकल परिवार के रूप में अगर व्यक्ति अलग होता है तो उसे ये नहीं सोचना पड़ता कि मेरे ये सारे काम कैसे होंगे। अगर उसकी आर्थिक स्थिति स्ट्रांग है तो वो सारे पारिवारिक कार्य जो कि एक परिवार में सब महिलाएं या सब पुरुष और बच्चे मिलकर करते थे, वो अब स्वयं अपने लेवल पर संपन्न कर सकता है। एक और जो महत्वपूर्ण परिवर्तन परिवार के स्वरूप में आया है, वो सामाजिक सुरक्षा के कारण आया है। हमने संयुक्त परिवार की विशेषताओं में डिस्कस किया था कि परिवार जो है वो संकट का बीमा होता है। यानी संकट के समय किसी भी प्रकार का अगर कोई ऐसा परेशानी का समय आता है जिसमें कोई बीमारी है, किसी का बुढ़ापा है या वैधव्य की स्थिति है, उस संकट में संयुक्त परिवार जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, आर्थिक संरक्षण प्रदान करता था। परंतु वर्तमान समय में जो हम देख रहे हैं, नई अर्थव्यवस्था में स्वास्थ्य बीमा है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कानून है, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेच्युटी है, आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन वगैरह की स्कीम्स है। उन सब के कारण व्यक्ति जो है वो अब अपने परिवार पर डिपेंडेंट नहीं रह गया, वो अपनी आर्थिक सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं उठा सकता है। इसके कारण धीरे धीरे परिवारों का विघटन हम देख सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कारण वर्तमान भारतीय समाज में धीरे धीरे सामने आए हैं जिनके कारण परिवार के स्वरूप में परिवर्तन आया है। संयुक्त परिवार जो है वो एकल परिवार में विघटित हुए हैं। साथ ही साथ एकल परिवारों में भी जो नई टेंडेंसीज है, सपोज हम मोबाइल की ही बात करते हैं, तो मोबाइल के कारण भी परिवार के स्वरूप में हम देख सकते हैं कि परिवार में अगर 4 सदस्य भी हैं, वो चारों अपने अपने मोबाइल लेकर अलग अलग कोनों में बैठे हैं। अगर वो साथ में खाना भी खा रहे हैं तो साथ में अपने मोबाइल्स में वो लगे हुए हैं। टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सारी नई जो सुविधाएं हैं, इंटरनेट के फ्री और जो लुभावने ऑफर्स हैं, उन सब के कारण दूरी जो है वो सामाजिक दूरी के रूप में और मानसिक दूरी के रूप में हो सकता है। शारीरिक दूरी ना हो, एक परिवार में सब लोग साथ रह रहे हो, परंतु एक अलग स्वरूप में हम उनके बीच में एक डिस्टेंस को देख सकते हैं। परंतु इन सभी बातों के बावजूद इस बात पर हम सभी विश्वास करते हैं कि एक व्यक्ति को मॉरल सपोर्ट या नैतिक रूप से जो संबल है, इमोशनली सपोर्ट है, भावनात्मक संबल जो है, वो एक परिवार में ही मिलता है। और परिवार वो पहली सीढ़ी है या पहला एक स्कूल है जिसमें एक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, समाज में रहने के तौर तरीके आदि सारी चीज़ें सीखता है। धन्यवाद।